हेलो बच्चों, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। डी यू सोल का इम्पोर्टेंट नोट्स है। बी प्रोग्राम, बी ऑनर्स, थर्ड सेमेस्टर, सेकेंड ईयर। हिस्ट्री का है ये। और हिस्ट्री ये 1200 से लेकर 1700। ठीक है। तो ये प्रोग्राम और बी ऑनर्स का जिन लोगों को हिस्ट्री का पेपर है वो पढ़ सकते हैं। और हिस्ट्री जिनका भी कोई भी स्ट्रीम का है तो आराम से ये देख सकते हैं, क्योंकि मुगल काल का बहुत चर्चा होता है और मुगल काल से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है लोग। ओके। तो ये है अकबर के समय में मुगल राजपूत संबंधों का विश्लेषण कीजिए या मुगल राजपूत संबंध पर प्रकाश डालिए। ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर देखने से पहले आप लोग जानते हैं कि आप लोग का पेपर अब स्टार्ट होने वाला है 15 मार्च से। तो बच्चों, जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक दें वीडियो पे। ओके, ताकि आगे तक आप लोगों को हेल्प हो। ठीक है। मैंने पिछले साल भी असाइनमेंट करवाया था सारे लोगों को, आप लोगों को पता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ जाएं चैनल से। ओके, तो चलिए जल्दी से आप लोग कर लीजिए सब्सक्राइब और अपना आगे का रास्ता बनाइए। ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका आंसर। तो बच्चों, ये रहा क्वेश्चन और ये रहा आप लोग का आंसर। बाबर की राजपूतों के प्रति कोई सुनियोजित नीति नहीं थी। ठीक है ना। बाबर जो था, सबसे पहले मुगल साम्राज्य का स्थापना कौन किया था? बाबर ही किया था। ओके। चलिए, ये तुर्की मुसलमान था बाबर। तो कह रहा है कि बाबर के राजपूतों के प्रति कोई सुनियोजित नीति नहीं था। उसे मेवाड़ के राणा संगा और चंदेरी के मेदिनी राय के खिलाफ लड़ना पड़ा। ठीक है ना। किन से लड़ना पड़ा है इसको? राणा संगा और चंदेरी के मेदिनी राय के खिलाफ लड़ना पड़ा और दोनों में बाबर ही विजयी रहा। भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना और सुरक्षा के लिए आवश्यक था। दोनों अवसरों पर उन्होंने अपनी सफलता के बाद जिहाद की घोषणा की और मीनारों को उठाया राजपूतों के सिर की मीनारों को उठाया। लेकिन उन्होंने एक राजपूत कुमारी के साथ हुमायूं से शादी की और राजपूतों को सेना में नियुक्त किया। देखिए यहाँ पे क्या किया, राजपूत के साथ रिलेशन बनाने के लिए अपने लड़के हुमायूं के साथ क्या कर दिया, शादी किया और राजपूत को क्या कर दिया, सैनिकों के पद पे नियुक्त किया। इस प्रकार उन्होंने न तो राजपूतों से दोस्ती करने की कोशिश की और ना ही उनसे अपना स्थायी दुश्मनी माना। ठीक है ना। ना ही दुश्मनी करने के लिए सोचा और ना ही दोस्ती करने के लिए सोचा। ओके। चलिए, उसके बाद से आए हुमायूं। हुमायूं ने राजपूतों के बारे में अपने पिता के नीति को जारी रखा। ठीक है ना। बाबर के पास से हुमायूं आया था, उसके बाद से वो अपने पिता के ही नीति को अपनाया। हालांकि उसने मेवाड़ के राजपूतों से दोस्ती करने का एक अच्छा अवसर खो दिया। ठीक है ना। मेवाड़ के जो राजपूत थे उनसे दोस्ती करने का अवसर खो दिया। उन्होंने मेवाड़ के को गुजरात के बहादुर शाह के खिलाफ भी मदद नहीं की। जब मेवाड़ की रानी कर्णावती ने उनकी बहन बनने की पेशकश की थी, वह शेर शाह के खिलाफ में मारवाड़ के मालदेव का समर्थन पाने में भी असफल रहा। ठीक है ना। तो कह रहा है, जब मेवाड़ की रानी कर्णावती ने उनकी बहन बनने की पेशकश की थी, ठीक है ना, बहन बनने की पेशकश की थी कि हमारे हमको बहन बना लो। ठीक है ना। पर वो नहीं किया। ठीक है ना। वह शेर शाह के खिलाफ मारवाड़ के मालदेव का समर्थन पाने में भी असफल रहा। अब देखिए शेर शाह आ गया। शेर शाह जो था, अपनी राज सत्ता के अधीन राजपूत शासकों को लाना चाहता था। शेर शाह सूरी जो था वो राजपूत शासक को का अपने तरफ लाने का कोशिश किया था, चाहता था। 1544 ईस्वी में उसने मारवाड़ पर हमला किया और उसके बड़े हिस्से पर कब्जा करने में सफल रहा। शेर शाह जो सूरी था वो मारवाड़ पर हमला करके बहुत बड़े उसके हिस्सा पर कब्जा करने करने में सफल रहा। रणथंभौर पर भी उसका कब्जा हो गया, जबकि मेवाड़ और जयपुर के शासकों ने बिना लड़े उसकी आत्महत्या स्वीकार कर ली।
देखिए, जयपुर के शासकों ने बिना लड़े उसके आगे क्या हो गया, झुक गया। ठीक है ना भाई। किसके आगे झुका है, शेरशाह सूरी। आगे कहता है, उसने अपनी मृत्यु से ठीक पहले कालिंजर पर भी कब्जा कर लिया। शेरशाह सूरी ने अपने मृत्यु से ठीक पहले किस पे, कालिंजर पर भी कब्जा कर लिया। इस प्रकार वह अपने उद्देश्य में सफल रहा। उनकी सफलता का एक प्राथमिक कारण यह था कि उन्होंने राजपूत शासकों के राज्य को गिराने की कोशिश नहीं की। ठीक है, राजपूत शासक का जो राज्य था उसको गिराने का कोशिश नहीं किया था। कौन, शेरशाह सूरी ने। जिन्होंने उसकी आत्महत्या स्वीकार की वे अपने राज्यों के स्वामी रह गए। ठीक है ना, आत्महत्या की स्वीकार किया, वे अपने राज्य के क्या रहा, स्वामी रहा। मतलब उसके अधीन आ गया तो उस अपना स्वामी रहा, उसके साथ चल गया। तो अब आए अकबर। अकबर पहला मुगल सम्राट था जिसने राजपूतों के प्रति एक सुनियोजित नीति अपनाई। ठीक है ना, अकबर जो था पहला सम्राट था जो जिसने राजपूतों के प्रति एक सुनियोजित नीति अपनाई। उसकी उनकी राजपूत नीति के निर्माण में विभिन्न कारकों ने भाग लिया। अकबर एक समाजवादी था। वह अपने शासन को यथासंभव भारत के क्षेत्र में लाना चाहता था। अकबर एक क्या था भाई, समाजवादी था। ठीक है ना, समाज को देखता था, सुनता था। वह अपने शासन को यथासंभव भारत के क्षेत्र में लाना चाहता था। इसलिए राजपूत शासकों को उसकी अधीनता में लाना आवश्यक था। अकबर राजपूतों की श्रेष्ठता, आस्था, मर्यादा, युद्ध कौशल आदि से प्रभावित था। कौन प्रभावित था, अकबर। उसने उन्हें अपने दुश्मन के रूप में बदलने के बजाय उनसे दोस्ती करना पसंद किया। ठीक है, राजपूत से क्या कर दिया, दोस्ती करना पसंद किया अकबर ने। वह विदेशियों पर निर्भर रहने के बजाय भारतीय लोगों के बीच से भरोसेमंद सहयोगी चाहते थे। अकबर जो चाहते थे, विदेशियों पर निर्भर नहीं रह के बजाय भारत के लोगों पे ही अपना भरोसा जताना कोशिश किया। अफगानों और उनके रिश्तेदारों के विद्रोह मिर्जों ने अपने शासन के शुरुआती दौर में उन्हें इस आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया। इसलिए राजपूत उनकी अच्छी पसंद बन गए। ठीक है, कह रहा है कि अफगानों और उनके रिश्तेदारों के विद्रोह मिर्जों ने अपने शासन के शुरुआती दौर में उन्हें इस आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया। इसलिए राजपूत उनकी अच्छी पसंद बन गए। अकबर के उदार धार्मिक नीति ने भी उनसे मित्रता करने का निर्देश दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अकबर ने राजपूतों से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन साथ ही उन्हें अपनी अधीनता में लाने की इच्छा भी की, अपने अधीन रखने की भी इच्छा जताया। हम राजपूत शासकों के बारे में निम्नलिखित 3 सिद्धांत पाते हैं। उसने राजपूतों के मजबूत किलों पर कब्जा कर लिया, जैसे कि चित्तौड़, मेड़ता, रणथंभौर, कालिंजर आदि के किले। इसने राजपूतों की शक्ति को कमजोर कर दिया ताकि वे प्रतिरोध की पेशकश कर सके। उन राजपूत शासकों ने या तो अपनी संप्रभुता स्वीकार कर ली या उनके साथ वैवाहिक संबंध में प्रवेश किया। जो स्वेच्छा से अपने राज्य के स्वामी थे उन्हें राज्य में उच्च पद दिए गए और उनके प्रशासन में कई हस्तक्षेप नहीं था। हालांकि उन्हें सम्राट को वार्षिक श्रद्धांजलि देने के लिए कहा गया था। जिन राजपूत शासकों ने उनका विरोध किया उन पर हमला किया गया और उनकी संप्रभुता को स्वीकार करने के लिए मजबूर करने के प्रयास किए गए। मेवाड़ का मामला इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है ना, जो भी राजपूत विरोध किया उन पर हमला करके फिर उनको मजबूर किया जाता था। ठीक है ना, जैसे कि मेवाड़ में किया गया था। 1562 ईस्वी में मेड़ता के किले पर कब्जा कर लिया गया था, जो जयमल के अधीन था, जो मेवाड़ के शासक के सामंती प्रमुख थे। 1568 ईस्वी में चित्तौड़ का मेवाड़ से छीन लिया गया और 1569 ईस्वी में राजा सुरजन राय को रणथंभौर के किले को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करना पड़ा। उसी वर्ष राजा रामचंद्र ने स्वेच्छा से कालिंजर के किले को अकबर को सौंप दिया। ठीक है ना, उसी वर्ष राजा रामचंद्र ने स्वेच्छा से क्या कर दिया, कालिंजर के किले को दे दिया। किसको दे दिया भाई, अकबर को सौंप दिया। उन शासकों में जिन्होंने अकबर के संप्रभुता को स्वेच्छा से स्वीकार किया था, आमेर जयपुर के राजा भारमल थे। वह 1562 ईस्वी में अकबर से मिला। उसने उसकी संप्रभुता स्वीकार कर ली और अपनी बेटी की शादी उससे कर दी।
इसी राजकुमारी ने सलीम को जन्म दिया। अकबर ने राजा भारमल, उनके बेटे भगवान दास और उनके पोते मान सिंह को उच्च मानस पुरस्कार दिया। पहले के राजा क्या करता था, जात पात नहीं देखता था, वो अपनी लड़की से शादी करा करके रिलेशन बनाता था। चित्तौड़ के किले के पतन के बाद बीकानेर और जैसलमेर जैसे कुछ राजपूत राज्यों ने स्वेच्छा से अकबर की आत्महत्या स्वीकार कर ली, जबकि उनमें से कुछ ने उसके साथ वैवाहिक गठबंधन में प्रवेश किया। हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद कुछ और राजपूत शासकों जैसे बांसवाड़ा, बूंदी और ओरछा ने भी अकबर की आत्महत्या स्वीकार कर ली। इस प्रकार अधिकांश राजपूत शासकों ने बिना किसी लड़ाई के अकबर को सौंप दिया, उनकी सेवा में प्रवेश किया, उनके वफादार सहयोगी बने और उनमें से कुछ उनके रिश्तेदार भी बने। एकमात्र राज्य जिसने प्रस्तुत करने से इनकार कर दिया था वह मेवाड़ था। मेवाड़ का शासक परिवार सिसोदिया राजस्थान के राजपूत शासकों में सबसे सम्मानित परिवार था। मेवाड़ के तत्कालीन शासक उदय सिंह थे। मेवाड़ को राजनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से जीतना आवश्यक था। राणा उदय सिंह ने मालवा के भगोड़े शासक बाज बहादुर और विद्रोही मिर्जा को आश्रय दिया था। ओके, ये आश्रय भी दिया था। कौन? राणा उदय सिंह ने। राणा ने अकबर की संप्रभुता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उन राजपूत शासकों को देखा था जिन्होंने अकबर के साथ वैवाहिक गठबंधन में प्रवेश किया था। मेवाड़ के विजय के बिना अकबर उत्तरी भारत की अपनी विजय को पूरा नहीं कर सकता था। ठीक है ना, मेवाड़ के विजय के बिना वो उत्तरी भारत में क्या कर सकता था, पूरा नहीं कर सकता था। इसके अलावा मेवाड़ के अधीनता अन्य राजपूत शासकों को प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करने के लिए आवश्यक थी। मेवाड़ के विजय आर्थिक दृष्टिकोण से भी उपयोगी थी। गुजरात के बंदरगाहों के माध्यम से पश्चिमी दुनिया के साथ उत्तरी भारत का व्यापार राजस्थान के माध्यम से किया गया था, और जब जब तक मेवाड़ को प्रस्तुत करने के लिए कम नहीं किया गया था, तब तक इसे सुरक्षित रूप से नहीं ले जाया जा सकता था। मेवाड़ की अधीनता इसलिए आवश्यकता थी। अकबर ने 1567 ईस्वी में इस पर आक्रमण किया। ठीक है, 1567 ईस्वी में अकबर ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। किस पे? मेवाड़ पे। राणा उदय सिंह ने अपने रईसों की सलाह पर चित्तौड़ छोड़ दिया और उदयपुर को अपनी नई राजधानी बनाया। अकबर ने चित्तौड़ को घेर लिया और 1568 ईस्वी में कुछ महीनों की लड़ाई के बाद उस पर कब्जा कर लिया। लेकिन इसने मेवाड़ की विजय को पूरा नहीं किया, क्योंकि इसका अधिकांश क्षेत्र अभी भी राणा के साथ बना हुआ था। राणा उदय सिंह की मृत्यु 1572 ईस्वी में हुई थी। कर्नल टॉड ने उदय सिंह को कायर बताया, हालांकि यह उचित नहीं है। अपने रईसों द्वारा सलाह दिए जाने पर उदय सिंह ने और और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए किले को छोड़ दिया। उन्हें जीवन भर अकबर को नहीं सौंपा। अपनी मृत्यु से पहले उदय सिंह ने इच्छा व्यक्त की कि उनका बेटा जगमाल उन्हें सफल हो, लेकिन रईसों ने अन्यथा निर्णय लिया और अपने बड़े बेटे प्रताप सिंह को सिंहासन पर बैठाया। राणा प्रताप मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक महान व्यक्ति बन गए हैं। अकबर के प्रति उनका विरोध राजपूत इतिहास का एक शानदार अध्याय बन गया है। अकबर ने राजा मान सिंह, राजा भगवान दास और राजा टोडरमल के क्रमशः उनकी आत्महत्या स्वीकार करने की आवश्यकता के राणा को समझाने के लिए चित्रित किया, लेकिन राणा ने अकबर के प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया। 1576 ईस्वी में अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए एक बड़ी सेना के साथ राजा मान सिंह को हटा दिया और हल्दी घाटी की प्रसिद्ध लड़ाई हुई। राणा पराजित हुआ और उसने पहाड़ियों और जंगलों के में शरण ली। उन्होंने जीवन में तमाम तरह के कष्ट झेले, लेकिन ऊपर से इनकार कर दिया। उन्होंने जीवन भर मुगलों के खिलाफ डट कर संघर्ष किया और मेवाड़ के बड़े हिस्से को चित्तौड़ के किले को छोड़कर फिर से हासिल करने में सफल रहा। देखिए, ये अकबर के अकबर के आगे झुकना नहीं चाहता था। इसके पिता हो गए चाहे ये। ओके, उदय सिंह भी वैसा ही था और उनके बेटा प्रताप सिंह, राणा प्रताप सिंह भी वैसे ही थे।
उनकी मृत्यु 1597 ईस्वी में हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र अमर सिंह ने भी मुगलों का विरोध जारी रखा। इस प्रकार अकबर ने मेवाड़ को अपने अधीन करने में विफल रहा। हालांकि उसने प्रतिरोध की अपनी शक्ति को कम कर दिया। मेवाड़ ने अपनी ओर से शानदार लड़ाई लड़ी, लेकिन अकबर की विस्तारवादी नीति की जांच करने में विफल रहा। अकबर की राजपूत नीति एक भव्य सफलता थी। मेवाड़ को छोड़कर सभी राजपूत राज्यों ने अकबर की संप्रभुता को स्वीकार किया। वे बहुत ही राजपूत जो पिछले 350 वर्षों से मुस्लिम शासकों के खिलाफ लड़ रहे थे, उन्होंने अकबर को सौंप दिया और मुगल साम्राज्य के विस्तार में भाग लिया। इसने मुगल साम्राज्य के विस्तार और उससे मजबूत करने की मदद की। यह कहना गलत है कि अकबर ने राजपूतों को अपमानित करने के उद्देश्य से राजपूत राजकुमारी से शादी की। उससे पहले मुस्लिम शासकों ने हिंदू और राजपूत महिलाओं को उनसे शादी करने के लिए मजबूर किया गया था। इसके विपरीत अकबर ने किसी भी राजपूत शासक को अपने साथ वैवाहिक गठबंधन में प्रवेश करने के लिए मजबूर नहीं किया और न ही उनकी राजकुमारियों को उनसे शादी करने से पहले इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा। इसके अलावा उन्होंने अपने पत्नियों को सम्मानित किया, उन्हें अपने स्वयं के धर्म को पालन करने की अनुमति दी, उनके राजपूत रिश्तेदार को सम्मान किया और उन्हें राज्य में उच्च पद दिए। ठीक है ना। अब वो किसी का मतलब बुरा नहीं चाहता था। कौन? अकबर। एक नज़र से बोल सकते थे सही था कि अकबर जो था धर्म परिवर्तन नहीं कराया। वो कहता था कि आप जो भी है, जो भी धर्म के हैं, आप उसका पूजा कर सकते हो, आप उसमें विलीन रह सकते हो। ठीक है ना। जोर जबरदस्ती नहीं करता था, ये कह सकते हैं कि अपने इच्छा से जिए। ठीक है ना। यह कहना भी गलत है कि राजपूत कायर हो गए थे। ठीक है ना। यह भी कहना गलत है कि राजपूत क्या है, कायर हो गए थे। अगर अकबर ने उन पर आत्म अत्याचार करने की कोशिश की होती तो वे उसके खिलाफ उतना ही लड़ते जितना बाद में औरंगजेब के खिलाफ लड़े थे। तो अकबर क्या किया था ना, कोई गलत कदम नहीं उठाया था राजपूतों से। ठीक है ना। वो क्या किया कि स्वेच्छा से कहता था कि आ जाइए मेरे अधीन। ठीक है ना। इसीलिए जोर जबरदस्ती उतना नहीं किया और उनको अच्छा पद भी दिया। ठीक है ना। तो इसीलिए कहा जाता है वे मुगल सम्राट के वफादार समर्थक बन गए, क्योंकि अकबर ने अपनी सेवाओं और उनके प्रति मित्रता के बदले में उन्हें अधिकांश उदार शर्तों की पेशकश की। अकबर ने बस यह चाहा कि राजपूतों को उसकी संप्रभुता को स्वीकार करना चाहिए, उसे वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए, उसकी विदेश नीति को उसके सामने आत्मसमर्पण करना चाहिए, जब आवश्यक हो तो अपने सेनाओं के साथ उसका समर्थन करे और खुद को मुगल साम्राज्य के साथ एक माने। बदले में अकबर उन्हें अपने आंतरिक मामले में स्वतंत्रता देने, उन्हें सम्मान देने, उनके योग्यता के अनुसार राज्य के में सेवाएं देने और उन्हें पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए तैयार किया गया था। ठीक है ना। ये जोर जबरदस्ती नहीं करता था कि तुमको मुस्लिम ही बनना है, यानी इस्लाम कबूल करना है। नहीं, अकबर ये नहीं करता था। चलिए उसके बाद से आ गया। इसके अलावा यह एक तथ्य और भी ध्यान में रखना होगा कि जब अकबर ने उन सभी मुस्लिम शासकों के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था जिन्हें उसने हराया था, तब उसने गोंडवाना के अलावा किसी भी राजपूत शासक के क्षेत्र का विस्तार नहीं किया। अकबर की उदारता उसकी राजपूत नीति की सफलता का प्राथमिक कारण था। अब आया जहांगीर। ठीक है। जहांगीर ने उसी तरह अपने पिता के नीति को जारी रखा। वह राजपूतों के प्रति उदार थे। हालांकि उनके शासनकाल में उच्च पदों पर राजपूतों की संख्या में कमी आई। उन्होंने मेवाड़ को भी प्रस्तुत करने के लिए मजबूर करने का प्रयास किया, जिसने अब तक ऐसे मना मना कर दिया था। उसने अपने शासनकाल की शुरुआत से ही मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए एक के बाद एक कई मुगल सेनाएं भेजी। राणा अमर सिंह ने अपने पिता की तरह उत्साह के साथ मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने यह बताने से इनकार कर दिया कि पूरा मेवाड़ व्यवहारिक रूप से नष्ट हो गया था और मुगलों ने हर जगह सैन्य चौकियों की स्थापना की। लेकिन आखिरकार उन्होंने प्रिंस करण और उनके कुछ रईसों की सलाह पर शांति के लिए सहमति व्यक्त की और 1615 ईस्वी में मुगलों के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए गए।
ठीक है ना। फिर बाद में कुछ लोग समझाया, उसका जो रईस था उनके साथ जो भी था, समझाया तो फिर 1615 ईस्वी में मुगलों के साथ संधि कर लिया। राणा ने मुगल सम्राट की संप्रभुता को स्वीकार किया। और कौन था? राणा अमर सिंह। राणा ने मुगल सम्राट की संप्रभुता को स्वीकार किया और खुद के बजाय अपने बेटे और उत्तराधिकारी राजकुमार को मुगल अदालत में उपस्थित होने के लिए प्रतिनियुक्त किया। मुगल सम्राट के साथ राणा को वैवाहिक गठबंधन में प्रवेश करने के लिए नहीं कहा गया था। ठीक है ना। मुगल सम्राट के साथ राणा को वैवाहिक गठबंधन में प्रवेश करने के लिए नहीं कहा गया था। जहांगीर चित्तौड़ के किले सहित मेवाड़ के सभी क्षेत्रों में इस शर्त पर लौट आया कि इनकी मरम्मत नहीं की जाएगी। इस प्रकार मेवाड़ और मुगल के बीच लंबे समय तक संघर्ष प्राप्त हुआ। मेवाड़ के राजाओं ने राणाओं ने इस संधि को तब तक मनाया जब तक औरंगजेब ने अपने शासनकाल के दौरान मेवाड़ के जीतने का प्रयास नहीं किया। ठीक है ना। जब तक निभाया, जब तक जोर जबरदस्ती नहीं किया मुगल साम्राज्य। ठीक है ना। औरंगजेब जो था वो अच्छा नहीं था। यह निष्कर्ष करना गलत होगा कि राणा अमर सिंह ने मेवाड़ के सम्मान की रक्षा करने की कोशिश नहीं की थी और मुगलों के साथ शांति संधि का स्वीकार करके अपने पिता राणा प्रताप के नाम को अपमानित किया था। अमर सिंह ने भी मुगलों के खिलाफ राणा प्रताप के रूप में बहादुर से लड़ाई लड़ी और अपने बेटे और उत्तराधिकारी प्रिंस करण और उनके कुछ रईसों द्वारा सलाह दी गई थी। ठीक है ना, तभी गया था। उसके बाद भी वह संतुष्ट नहीं था और शीघ्र ही प्रशासन को अपने बेटे को सौंप दिया और अपने शेष जीवन एकांत स्थान नौचंदी पर गुजारा। इसके अलावा राणा के विषयों को शांति की आवश्यकता थी। मुगलों और मेवाड़ के बीच लड़ाई इतनी लंबी और कठिन थी कि मेवाड़ व्यवहारिक रूप से तबाह हो गया था। इसके पुनर्निर्माण के लिए शांति आवश्यकता थी। ठीक है ना, आवश्यक था। पुनर्निर्माण के लिए मेवाड़ इतना बिगड़ गया था, मतलब टूट गया था बोल सकते हैं, कि उसको शांति के लिए पुनर्निर्माण के लिए क्या शांति आवश्यक थी। जहांगीर ने अपनी ओर से राणा को बहुत उदार शर्तें पेश की। उन्होंने किसी भी तरह से राणा को बदनाम करने की कोशिश की। इसके विपरीत उसने मेवाड़ के सभी क्षेत्रों और चित्तौड़ के किले को उसे वापस कर दिया। ठीक है ना। इसके विपरीत उसने मेवाड़ के सभी क्षेत्रों और चित्तौड़ के किलों का कर दिया, वापस कर दिया। क्यों किया? क्योंकि वो बदनाम हो जाए, क्योंकि उजड़ गया था ना मेवाड़ पूरा। अब आया शाहजहां। शाहजहां ने भी अपने पिता और दादा की नीति अपनाई। उसने उन सभी को उचित सम्मान दिया और उनसे मित्रता की। हालांकि उच्च पदों पर राजपूतों की संख्या घटती चली गई, फिर भी राजपूत उसके प्रति वफादार रहे। जबकि मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह और जयपुर के राजा जय सिंह ने उन्हें निष्ठापूर्वक सेवा दी। क्रमशः मेवाड़ की राणा जगत सिंह और राणा राज सिंह ने उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखे। किसके साथ? शाहजहां। औरंगजेब। अब आया औरंगजेब। औरंगजेब ने उस नीति को उलट दिया। औरंगजेब ने जब अपने पिता को कैद कर सकता है तो आप लोग समझ सकते हैं कि वो कैसा था। तो औरंगजेब ने उस नीति को उलट दिया। जो भी था उन लोगों का नीति उनको क्या कर दिया? उलट दिया, जिसे अकबर ने स्वीकार किया था और जहांगीर और शाहजहां द्वारा पीछा किया गया था। वह एक बहुत बड़ा राजपूत था। वह एक बहुत बड़ा राजपूत था और राजपूत हिंदुओं के खिलाफ उसकी नीति के लिए सबसे बड़ी बाधा थे। इसलिए औरंगजेब ने राजपूतों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया और उनके राज्यों पर कब्जा कर लिया। ठीक है। औरंगजेब ने क्या कर दिया? उन पर हमला किया और उन पे उनका राज्य को कब्जा कर लिया। उस समय तीन महत्वपूर्ण राजपूत शासक थे: मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह, मेवाड़ के राजा राज सिंह और जयपुर के राजा जय सिंह। जब मुगलों के साथ औरंगजेब सिंहासन पर चढ़ा तो तीनों शांति से थे। उत्तराधिकारी के युद्ध में राजकुमार शाह शुजा की हार के लिए राजा जय सिंह जिम्मेदार थे और सामूगढ़ के लड़ाई के बाद औरंगजेब में शामिल हो गए थे। सामूगढ़ के लड़ाई में क्या हो गया? जय सिंह आ गए, किसमें? औरंगजेब के साथ आ गया था। राजा जसवंत सिंह धर्मत की लड़ाई में औरंगजेब के खिलाफ लड़े, थोड़ी देर बाद उसमें शामिल हो गए, फिर ये भी शामिल हो गया। लेकिन शाह शुजा को लड़ाई देने जा रहे थे, तब उन्होंने फिर से अपना पक्ष रखा। फिर भी
जब राजकुमार द्वारा सुकोह की सफलता को कोई मौका नहीं बचा, तो उन्हें राजा जय सिंह द्वारा औरंगजेब की सेवा स्वीकार करने के लिए सफलतापूर्वक मनाया गया था। मेवाड़ के शासक राणा राज सिंह ने उत्तराधिकारी के युद्ध में भाग नहीं लिया और बाद में औरंगजेब को सम्राट के रूप में स्वीकार किया। ठीक है, कौन किया था सम्राट के रूप में? राजा राणा राज सिंह। लेकिन औरंगजेब ने इन राजपूत शासकों को वफादारी में कभी विश्वास नहीं रखा। उन्होंने राजा जय सिंह को दक्कन में प्रतिनियुक्त किया, जहां अंततः 1666 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। राजा जसवंत सिंह को साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी सीमा की रक्षा के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था। उनके दो बेटे अफगान विद्रोहियों के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए और 1678 ईस्वी में अफगानिस्तान के जमरुद में उनकी मृत्यु हो गई। औरंगजेब इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था, ठीक है ना। ये क्या किया, लड़ा लड़ा के मरवा दिया, ठीक है ना भाई, लड़ाई करवा करवा के। उस समय मारवाड़ के सिंहासन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उसने तुरंत मारवाड़ पर कब्जा कर लिया और सत्तारूढ़ परिवार को अपमानित करने के उद्देश्य से जसवंत सिंह के सिंहासन को 36 लाख रुपए में बेच दिया। जसवंत सिंह के सिंहासन को क्या कर दिया, बेच दिया। 36 लाख रुपए में बेचा था। ऐसा लगता था कि मारवाड़ का अस्तित्व हमेशा के लिए खो गया। लेकिन मारवाड़ बच गया। अफगानिस्तान से लौटते समय राजा जसवंत सिंह की दो पत्नियां ने लाहौर में दो बेटे को जन्म दिया। उनमें से एक की मृत्यु हो गई, लेकिन अजीत सिंह नाम का दूसरा व्यक्ति जीवित रहा। राठौर के सेनापति दुर्गादास राजकुमार के साथ दिल्ली आए और औरंगजेब से मरवाड़ को अजीत सिंह को सौंपने का अनुरोध किया। मरवाड़ जिसको बोल रहे हैं मेवाड़ है वो। औरंगजेब रानी औरंगजेब राजी नहीं हुआ। उन्होंने अजीत सिंह को अपने साथ रखने की पेशकश की जब तक कि वह युवा नहीं हो जाते। दुर्गादास एक स्टेटिज्म में भर्ती होने के बाद राजकुमार और उसकी मां के साथ मरवाड़ में भागने में सफल रहे। अजीत सिंह को मरवाड़ का शासक घोषित किया गया और उसी समय से मरवाड़ की स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू हुई। मेवाड़ के राणा राज सिंह, जिन्होंने महसूस किया कि यह मेवाड़ के हित में था, मुगलों के खिलाफ लड़ने के लिए भी मरवाड़ का समर्थन दिया। 1681 ईस्वी में औरंगजेब के पुत्र अकबर ने राजपूतों के समर्थन से अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। औरंगजेब के पुत्र अकबर ने राजपूतों के समर्थन से अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अकबर का विद्रोह विफल हो गया और वह दुर्गादास के संरक्षण में महाराष्ट्र भाग गया। औरंगजेब ने मेवाड़ के शांति प्रदान की और इसे स्वीकार कर लिया गया। हालांकि राठौर ने मुगलों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखी। अपने बेटे अकबर को छोड़कर औरंगजेब दक्कन के लिए रवाना हुआ और वहां से कभी वापस नहीं आ सका। मारवाड़ ने 1707 ईस्वी में सम्राट की मृत्यु तक मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जाहिर है दो बार के बीच शांति के स्वीकार किया और आखिरकार अपनी स्वतंत्रता हासिल करने में सफल रहा। ओके, तो इस प्रकार औरंगजेब मेवाड़ या मारवाड़ को अपने अधीन करने में असफल रहा। इन राज्यों के खिलाफ अपनी उनकी नीति का एकमात्र परिणाम यह हुआ कि उन्होंने राजपूतों का समर्थन खो दिया। राजपूत, जो अकबर के शासन के बाद मुगल साम्राज्य के सबसे अच्छे समर्थकों में से एक थे, औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ठीक है ना। मुगल साम्राज्य को मजबूत करने में उनकी सेवाओं का अधिक उपयोग नहीं किया जा सकता था। इसके विपरीत उसने साम्राज्य की परेशानियों को जोड़ा। उसने अन्य विद्रोह को भी प्रोत्साहित किया। इस प्रकार औरंगजेब की राजपूत की नीति विफल हो गई और उसकी विफलता औरंगजेब की विफलता में योगदान देने लगी और परिणाम स्वरूप मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया। बाद के मुगल सम्राटों के शासन के दौरान राजपूत शासकों ने आभासी स्वतंत्रता प्राप्त की और सम्राट के लिए केवल नाम मात्र का पालन किया। ठीक है, तो यहीं पे समाप्त होता है। ये आप लोग देखें कि राजपूत और मुगल साम्राज्य के जो सम्राट थे, शासक जो थे, उनके साथ कैसे रिलेशन रहा दोनों को। तो अब आप लोग इसको पढ़िए और ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुगल से आता ही है, ठीक है ना।
मुगल साम्राज्य से जरूर पूछता है क्वेश्चन, तो आप लोग इस पे तैयार रहिएगा, ठीक है ना, याद करके आप लोग पढ़िए, नोट्स बनाइए इस पे। ओके, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग इसको अपना तैयार करिए नोट्स। ओके, तो थैंक यू सो मच बच्चों।